क्या ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है? जी हाँ, ये वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक। ईरान में भी अगले 4 हफ्ते तक और ये बमबार्डिंग चलेगा। ईरान में फिर से एक नई सत्ता का उद्भव होगा। मई जून के आसपास ऐसी स्थितियां जरूर आ सकती है जहां पर पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से भारत पर फिर से कोई प्रहार करे। पाकिस्तान का जो मानचित्र है वो बदल जाएगा इस बार। जैसे भी ईरान की मरम्मत की गई है, यही मरम्मत अब पाकिस्तान की होगी। मई जून में युद्धबंदी बनेंगे पाकिस्तानी सैनिक। आसिम मुनीर बैठ के साइन करता हुआ दिखेगा आपको एग्रीमेंट पे। इस बार भारतीय सेना कराची में तिरंगा फहराएगी। इमरान खान के लिए इस टाइम आप पॉलिटिकल कैरियर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जीवन मरण की। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा काली पुता हुआ आपको दिखेगा। ये विलेन है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के। अगले 3-4 साल में आप उसे 5 लाख और चांदी को आप 7 से 8 लाख रुपए पाएंगे ही पाएंगे। तेल का क्राइसिस हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। ये जो लड़ाई है ये तेल युद्ध है, ऑयल वॉर है। पेट्रोल के दाम हाई जाएंगे। हफ्ते में 3 लीटर ले सकते हैं पेट्रोल पे, लाइसेंसिंग भी हो जाएगा। कितना बड़ा खतरा दुबई को लेकर? दुबई से आपको बचना चाहिए अगले 1-1.5 साल तक। मिड जुलाई सितंबर के बाद कोई बड़ी पैंडेमिक आपदा फिर से आती हुई दिखती है, तो फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से आपको मिल सकती है। फिर से हम वर्क फ्रॉम होम करते हुए मिलेंगे। जो रोहिंग्या मुसलमान है या जितने भी अवैध प्रवासी हैं, सब खदेड़ दिए जाएंगे। मोदी जी की जनवरी में हो जाएगी। कोई राजनीतिक कारण बने, मोदी जी को हटना पड़ेगा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है ममता बनर्जी की 5 जनवरी 1955, तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी। धर्म के क्षेत्र में जितने फर्जी लोग हैं उन सबका पर्दाफाश होना। आप नीम गरोली जाइए, कैची धाम जाइए, पर्ची में अर्जी लगाइए कि मेरा घर बन जाए। देखिए 6 महीने के अंदर आपका घर। 500 के नोट हैं, ये आप 31 अक्टूबर तक चलाइए। 500 के नोट हैं, ये आप 31 अक्टूबर तक चलाइए। 31 अक्टूबर के बाद ये नोट आपका चलन में नहीं रहेगा। नोट 500 का बंद होगा, मतलब नोट 500 का खत्म हो जाएगा आपका। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 से 7 साल दुनिया के नक्शे को बदलने वाले हैं, ये सच है और जरा गंभीरता से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है, अगर ये कहा जाए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, बस हमें समझ नहीं आ रहा, अगर आप ये जान जाएं कि दुबई के पीछे एक खतरनाक सच है, या डिजिटल करेंसी या शेयर मार्केट आपके जीवन को बदलने वाले हैं, तो ये सारी बातें अगर आपके मन में कौतूहल पैदा करती हैं, तो फिर उस कौतूहल का एक ही जवाब है, घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज इन सारे सवालों का जवाब बेहद निर्भीकता से देने वाले मेरे साथ वो एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहते हैं वो अक्सर होता है और कभी कभी नहीं होता है, तो बैक ऑफ नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये भी होगा। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री। नमस्कार घनश्याम जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपकी भविष्यवाणियां सच होती हैं, लेकिन कई बार नहीं होती हैं और आप बुरी तरीके से ट्रोल होते हैं। नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी आपने कहा, हालांकि आज विषय हमारा कुछ है, लेकिन फिर भी शुरुआत यहीं से। नीतीश कुमार की वापसी हो गई और आपने बहुत बेबाकी से एक वीडियो बनाया और आपने कहा कि 4 से 5 महीने में वो अपनी गद्दी पर नहीं रहेंगे। बात सच हो गई। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को हमें समझने की कोशिश होती है। ये आपके पैटर्न्स, एक टेंडेंसीज को दिखाती है। अगर हम बोल रहे हैं किसी चार्ट को लेके कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि घनश्याम जी, आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं ये आपको आने वाले हैं, यहाँ पर आप जहाँ पर अभी करंट काम कर रहे हैं यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज आने वाली है, तो उसका एक बेस होगा, एक चार्ट होगा, D10 चार्ट और बाकी जितने कैलकुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। तो जब हमने नीतीश कुमार को लेके बोला था, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ कि मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, ऐसे मुझे कोई इंट्यूशन नहीं हुआ था, किसी ने मुझे आके नहीं बताया था। नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1951, बख्तियारपुर उनका बर्थ प्लेस, उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाया था। उस चार्ट के अकॉर्डिंग नीतीश कुमार का जो एक राजनीतिक भविष्य था वो मुझे रिटायरमेंट या खत्म होने की तरफ जाता हुआ दिखा था। और मैंने यही बोला था कि नीतीश कुमार ये अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम नहीं बनेंगे, यही बोला था मैंने। ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने ट्रोल किया, हमने उसका सम्मान किया, उनकी भावनाओं का। अगर कोई व्यक्ति ट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं आहत हुई हैं और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पर उसको डाउट है। तो उसी दिन 14 नवंबर को मुझे याद है, मैंने 5 बजे अपने चैनल पर एक रील डाली थी कि आप पेशेंस रखिए, आप जो प्रारब्ध के प्रोमिसेस हैं
उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं या थोड़े बहुत वो डिफर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रारब्ध का कोई फिक्स प्रॉमिस दिख रहा है कि अब आपका रिटायरमेंट है तो वो होगा। अब देखिए, आपका एक फ्री विल की लिमिट भी काम करती है। अब आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, ये गिलास है, ठीक है, अब ये फ्री विल की लिमिट है कि मैं इस गिलास को यहाँ पर पानी फैला दूँ या ना फैला दूँ, या मैं कुछ भी करना चाहूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा। तो कई बार फ्री विल के इम्पैक्ट की वजह से चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, बट आई थिंक जो प्रोमिसेस हैं वो होते ज़रूर हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहूँगा, लोगों को एस्ट्रोलॉजी में पेशेंस रखना चाहिए। ये कोई तीर तुक्का या कोई अंधविश्वास नहीं, एक साइंस है। उसके रिजल्ट अगर बोले गए हैं कि यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आता है। अब अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से पकड़ ले कि हर प्रोफेशन में आप 100% एक्यूरेसी पे चले जाएंगे, आपने जिस तारीख को बोला उसी तारीख को वो इवेंट हो, तो फिर आप ब्रह्मा बन जाएंगे। ट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी डॉक्टर से कोई ऑपरेशन खराब हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, उसमें कमी थी। कोई लॉयर अगर केस हार जाता है तो उसे उस ज़िंदगी में दोबारा कभी केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसको वकालत नहीं आती। अगर 100% मैं बोल रहा हूँ तो फिर तो मैं ब्रह्मा हूँ, फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? फिर तो मैं जाऊँगा इलाहाबाद और गंगा के तट पर एक मचान बनाऊंगा देवराहा बाबा की तरह। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे होंगे। तो हम एक कैलकुलेशन पे काम करते हैं, और जो प्रोमिसेस हैं सबसे पहले वो देखने चाहिए, वो पूरे होंगे, ठीक है। प्लस उसमें कई बार थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, तो उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, सार्वजनिक मंच पर है तो ताली और गाली दोनों मिलेगी, तो उसके लिए मैं सहर्ष से स्वीकार करता हूँ। लेकिन आपको इतना अधीर नहीं होना चाहिए था लोगों को एस्ट्रोलॉजी को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। प्रेडिक्शंस काम करती हैं, मेरा बस इतना ही कहना है। आप धैर्य पेशेंस के साथ उनके होने का इंतजार कीजिए। ठीक है, लेकिन अंकित जी, आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स को कई बार लोग भगवान मान लेते हैं? बिल्कुल अगर गलत है। 100 में से 99 चीजें सही हुई और गलत हो गई तो पीछे पड़ जाते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि 100% एक्यूरेसी तो किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, हाँ। आप 10 पॉडकास्ट करते हो और आप बोलो कि 10 के 10 आपके 1 मिलियन के ऊपर जाएंगे। एक डॉक्टर अपने जीवन में 1000 सर्जरी करता है, जिसको पद्मश्री मिला हो, गोल्ड मेडलिस्ट मिला हो, क्या सबकी सब 100% सक्सेसफुल रही? राम जेठमलानी ने सारे केस जीते, कभी कोई केस नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो जो लोगों की समझ है उसको या तो आप 2 सेक्टर्स में डिवाइड करें लोगों को। एक होते हैं सिद्ध पुरुष, जिनको मैं, और 2 ही 3 सिद्ध पुरुष मैं मानता हूँ, देवराहा बाबा, नीम गरोली बाबा, सोमवारी बाबा। तो ये इनके मुख से निकला वचन ब्रह्मा के समान होता है, इनको कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो होगा, अगर उन्होंने हाथ पर हाथ रख दिया है तो वो होगा। फिर आती है एक एस्ट्रोलॉजी जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति करते हैं, जिनके अंदर कोई दिव्य चेतना नहीं है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कोई हमारे अंदर इंट्यूशन पावर नहीं है। हमारे अंदर है डेटा, हमारे अंदर एक पढ़ाई, अपना व्यवहारिक अनुभव, उसके आधार पर हम प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजर को भगवान तो बिल्कुल मत मानिए। मैं तो अपने हर जो भी मुझसे कंसल्ट करता हूं उनको बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजर एक पोस्टमैन है जो आपकी डेस्टिनी की चिट्ठी आपको पढ़ के बता रहा है, और वो ना आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन कर सकता है और ना ही आपकी जो क्रियामान कर्म है उसमें कोई इंटरफियर कर सकता है। वो आपको कनेक्ट कर सकता है और आपको एक राह दिखा सकता है, और उस राह पर चलना नहीं चलना आपका काम है। मैं आपको बोलूँ, घनश्याम जी, आप 5 महीने अच्छा समय दिख रहा है, दवा के मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएंगे। लेकिन घनश्याम जी ने क्या किया, पॉडकास्ट करना ही बंद कर दिया। वो उनको लगा कि सब बढ़िया चल रहा है, सब चलेंगे। तो आपका पुरुषार्थ वहाँ पर अगर नहीं आ रहा है किसी भी काम में, तो प्रारब्ध उस चीज़ को, प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है कई बार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में बहुत बड़ी उथल पुथल है, वैश्विक मानचित्र में इतनी हलचल है जिनको हम समेट भी नहीं पा रहे हैं या फिर समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्या दुनिया वाकई निर्णायक मोड़ पे खड़ी है, और क्या ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है? देखिए, जैसे ये वर्ष शुरू हुआ 2026, यहाँ पर आप देखिए यूएस का वेनेजुएला पर, उसके बाद ईरान पर अटैक, खामनेई की हत्या, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनका हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया है कि जो ये आगामी वर्ष है ये ठीक नहीं है, 26, 27, 28। और उसके बाद भी एक जो टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं रोहिणी शकट भेदन, जब शनि आपका रोहिणी नक्षत्र या वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तो उस टाइम बहुत प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, प्रजा बहुत कष्ट में रहती है। पद्म पुराण में इसका रेफरेंस है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि हाँ, ये जो समय चल रहा है लोगों को सजग सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति, आज हम बैठे हैं मार्च में, फर्स्ट वीक में, ये अभी ईरान पर चल रहा है पूरा कार्यक्रम। तो ईरान पर हमने बहुत पहले ही अर्ली प्रेडिक्शंस कर दी थी कि अटैक भी होगा। 23 फरवरी के बाद उस पर अटैक भी हुआ। 28 फरवरी को हमने स्टार्टिंग फरवरी में बोला था खामनेई की डेथ होगी, वो भी हुई। अभी आगे का बता देता हूँ ईरान का फ्यूचर क्या होना चाहिए।
ईरान में भी अगले 4 हफ्ते तक और ये बमबार्डिंग या जो प्रभाव है वो चलेगा। ईरान में फिर से एक नई सत्ता का उद्भव होगा और शायद सरकार भी यही कर रही है, और एक नई संस्कृति। आप देखिए 1979 के पहले ईरान में एक अलग संस्कृति थी जो यूरोपियन देशों से भी आगे से अच्छी थी, लेकिन 1979 के बाद ये जो इस्लामीकरण उसका हुआ, उसने एक संस्कृति को नष्ट किया। यहाँ पर फिर से एक नई संस्कृति आपको उभरती हुई दिखती है और एक नई सत्ता परिवर्तन, और ईरान के लिए ये पुनर्जागरण का काल है। लेकिन यहाँ पर सारी पुरानी व्यवस्थाएं ईरान की ध्वस्त हो जाएंगी। जितने लोग ईरान के बार बार लीडरशिप में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं उनकी डेथ हो रही है हर दूसरे तीसरे दिन। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का लीडर नहीं बचना है। यूरोपियन प्रभाव से या वेस्टर्न प्रभाव से वहाँ एक नई सत्ता स्थापित होगी और एक नए कल्चर का वहाँ पर प्रभाव आपको अगले ही कुछ महीनों में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच भारत की स्थिति को जब हम समझते हैं तो भारत मध्यस्थता करेगा अगर ये महाशक्तियां टकराती हैं, या फिर कोई निर्णायक शक्ति के तौर पे भारत अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा? देखिए, ये जो वॉर चल रही है, वेस्टर्न की वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट एशिया में, ठीक है। अभी आने वाले समय में ये थमता हुआ तो रुक नहीं रहा कि ये भाई ईरान का जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा और फिर क्या कहते हैं आपका सब शांत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर अभी समय और एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो अब जो मई जून का समय है, आपका नया हिंदू जो वर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है 19 मार्च से। वहाँ से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है, वहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि भारत और जो विश्व परिदृश्य है, जो स्थितियाँ और ख़राब होंगी। मई जून के आसपास ऐसी स्थितियाँ जरूर आ सकती हैं जहाँ पर पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से भारत पर फिर से कोई प्रहार करे, कोई हमला करे। और मुझे लग रहा है कि भारत एशिया रीजन में यहाँ पर जो युद्ध का वॉर है, ये सिचुएशन से स्टार्ट हो जाएंगी। तो होगा क्या, इस बार पाकिस्तान और जो चाइना के सपोर्ट से जो वॉर होगा, तो पाकिस्तान के लड़ने के लिए भारत को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भारत को मुझे लगता है कि विश्व परिदृश्य पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जो पाकिस्तान का जो मानचित्र है वो बदल जाएगा इस बार। 71 के बाद ये अब आपका 46-45 साल के बाद पाकिस्तान का आपको मानचित्र बदला हुआ मिलेगा। ये निर्णायक भूमिका होगी। जैसे भी ईरान की मरम्मत की गई है, मैं इसको मरम्मत ही कहता हूँ, टाइम टू टाइम इन देशों को चाहिए होती है, तो यही मरम्मत अब पाकिस्तान की होगी मई जून में। इसी तरीके से पाकिस्तान में जितना भी इस तरीके की जो एजेंसीज हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। लोकतंत्र का वहाँ पर प्रभाव बढ़ा जाएगा। प्लस पाकिस्तान स्प्लिट होगा और इसमें भारत की फिर से एक महती या अहम भूमिका रहने वाली है। और इस स्प्लिट में जो बलूचिस्तान है, ये मैं बोल चुका हूँ आपके यहाँ, फिर से मैं इसको रिपीट करूँ, बलूचिस्तान यहाँ अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर लेगा। कारण मैं इसलिए देता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उसको जाने। पाकिस्तान की जो कुंडली है वो हम लेते हैं 14 अगस्त 1947 12 बजे कराची। मेष लग्न की कुंडली बनती है। इस टाइम वहाँ पर जो प्रभाव चल रहा है, शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध उनके 6th और 3rd लॉर्ड है, जो कि आर्मी और आर्मी चीफ को दिखाता है। तो उसका प्रभाव देखिए, सैन्य बल बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उस सैन्य बल का प्रभाव है कि पाकिस्तान फिर से हिमाकत करेगा भारत पर अटैक करने की, लेकिन इस बार भारत एक निर्णायक रूप से उसको जवाब देगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान का एक तरीके से जो आतंकवाद है और जो गलत चीज़ें हैं, उनकी एंडिंग भारत के थ्रू होनी ही होनी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका हम देखते हैं कई बार, मतलब किसी का भी युद्ध हो या किसी की भी फसाद हो, डोनाल्ड ट्रंप उसमें खुद को एस्टैब्लिश करते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट आपको इस पूरे प्रकरण में कैसी दिखाई देती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली, हमें डेटा पे बात करनी चाहिए, 14 जून 1946 की है, न्यूयॉर्क की, ठीक है। सिंह लगन की कुंडली है। उनकी कुंडली में आपका जो मेन चीज़ है, जहाँ पर आप उनकी हरकतें अगर देखते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि अचानक कुछ कर देना, सनकपना। चंद्रमा बहुत पीड़ित है, राहु केतु एक्सेस में, D1 एंड D9 में, इसी तरीके से सूर्य पीड़ित है। होगा क्या कि अभी इनकी जो आपने चौधराहट वर्ड किया, एक तरीके से अगर हम वैसा वर्ड यूज़ करें तो ये सुपारी किलर बन चुके हैं। जैसे आप सऊदी अरब ने ईरान की सुपारी दी, इन्होंने ले ली। तेल पे कब्जा करना है, सबके इंटरनल मामलों में घुसना है इनको। तो इनकी ये चौधराहट चलती रहेगी। ये पूरे विश्व को अभी परेशान करेंगे। और जो 3rd वर्ल्ड वॉर आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2nd वर्ल्ड वॉर में अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो हिटलर, मुसोलिनी, इन सब का नाम लेते हैं। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप इन दो नेताओं का नाम भी लेते हुए देखेंगे 3rd वर्ल्ड वॉर में। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा कालिख पुता हुआ आपको दिखेगा, जिन्होंने 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। जो इजराइल के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन, इनका चेहरा आपको दिखेगा। ये सब विलेन है इस 3rd वर्ल्ड वॉर के, जो ना चाहते हुए पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर में डालेंगे ही डालेंगे।
तो ये आपका जो एक प्रश्न था कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की दस्तक है, जी हाँ, ये वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक है। ये शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सॉर्ट आउट होने वाला, ये लंबा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हमें जो लोग सुन रहे हैं उनको एक प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी सेविंग्स मजबूत रखें, शेयर मार्केट जैसी जो रिस्की चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, अपने जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी बेटर फ्यूचर होता है। वो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो नॉर्मल भी है कि भाई सेफ इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड है। मैं गोल्ड का लॉन्ग टर्म में बोल ही चुका हूँ, अगले 3-4 साल में आप उसे 5 लाख और चांदी को आप 7 से 8 लाख रुपए पाएंगे ही पाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि शेयर मार्केट का क्रैश होना चालू रहेगा। मैं इस वर्ष के लिए भी बात करता हूँ, ये जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है आपका मार्च से और आपका अगले मार्च तक रहेगा लगभग, तो यहाँ पर शेयर मार्केट में हैवी क्रैशेस होने हैं। अच्छा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको 50 से 60 हज़ार का लेवल सेंसेक्स का मिलेगा। तो समय बचा कर रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे करें, शॉर्ट टर्म टेंडेंसी से बचें, नहीं तो हाथ जलेंगे इस बार। क्योंकि कई बार ऐसा मौका आएगा कि जियोपॉलिटिक्स, जैसे कि अभी ईरान पर अटैक हुआ, आपने अगले दिन मार्केट देखा, मार्केट गया। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होनी। जब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर होगा फाइनल पोजीशन पे, इस बार वो छद्म युद्ध नहीं होगा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बार भारतीय सेना कराची में तिरंगा फहराएगी, यहाँ पर सरेंडर करेंगे फिर से बांग्लादेश की तरह। आसिम मुनीर बैठ के साइन करता हुआ दिखेगा आपको एग्रीमेंट पे कि ठीक है, जैसे आपने देखा था 1971 में साइन हो रहे हैं, तो वहाँ युद्धबंदी बनेंगे पाकिस्तानी सैनिक, आसिम मुनीर सर झुका के साइन करेगा और यहाँ पर पाकिस्तान का पूरी तरीके से मैं कहता हूँ कि ढंग से उसका इलाज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने जितनी भी बातें की उसमें एक तेल का जिक्र किया, तेल पे कब्जा, लेकिन क्या तेल का क्राइसिस हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के पास ही 24 से 25 दिन का तेल बचा हुआ है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। क्या ये होने वाला है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो क्रूड ऑयल है आपका, यहाँ पर काफ़ी क्राइसिस आपको दिखेंगे कि जो खाड़ी देश है या जितने आपके जो ऑयल कंट्रीज हैं, इन पर इस टाइम जो एक तरीके से गुटबंदी या ये लामबंद होंगे अगेंस्ट द ट्रम्प। अच्छा। तो इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि ट्रम्प वहाँ पर वॉर करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे ईरान ने अपना जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो आने वाले देशों में जो निर्भरता है वो रूस की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी भारत की। और क्रूड ऑयल या कच्चे तेल में मुझे लगता है प्राइस भी, आप यहाँ इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। गैस में हो चाहे क्रूड ऑयल में, ये बढ़ेगा। इसका एक क्राइसिस बोल सकते हैं ना कि ये तेल वॉर है। इसको वर्ल्ड वॉर को बोले ना कि अलग अलग जो वर्ल्ड वॉर हुई उनका अलग अलग कोई ना कोई मकसद रहा, कभी जमीन पे कब्जा, कभी किसी की इकोनॉमी को कब्जा। तो ये जो लड़ाई है ये तेल युद्ध है, ऑयल वॉर है। तो मेन इनका जो टारगेट है वेस्टर्न कंट्रीज का, जो आपकी रिजर्व है ऑयल रिजर्व, उन पे कब्जा करना। और जो मेन, देखिए हर चीज़ का एक होता है कि मैं आपसे लड़ूं तो तात्कालिक कारण क्या है। लड़ाई मेरी आपकी हमेशा रहे, लेकिन हमेशा एक तात्कालिक कारण होता है। तो ये तात्कालिक कारण है क्रूड क्राइसिस। तो ये क्रूड क्राइसिस आपका और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि लिमिटेशंस हो जाएं पेट्रोलिंग पे या फिर जहाँ पर भी यूज़ होता है इनका। तो पेट्रोल के दाम हाई जाएंगे? पेट्रोल के दाम हाई जाएंगे। हो सकता है कि पेट्रोल पे लाइसेंसिंग भी हो जाए कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। आपको कुछ ऐसे मोड सुनने को मिले कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आपको इस टाइम ड्यूरेशन में इतना ही ऑयल मिलेगा आपके आधार से। कि जब होते तो गवर्नमेंट ये चीज़ें कर सकती, किसी चीज़ को आप हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। जब चीज़ है ही नहीं तो आपका पैसा क्या करेगा। तो आपको लिमिटेड किया जाता है कि आप लिमिटेड यूज़ करें। आप हफ्ते में 3 लीटर ले सकते हैं, आप महीने में 10 लीटर पेट्रोल परचेज कर सकते हैं। तो ये पेट्रोल की लाइसेंसिंग या जो लिमिटाइजेशन है ये आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्राइसिस बढ़ेंगे। कैपिंग होगी कि आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इसका मिनिमम यूज़ करें जब तक क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जब अमेरिका देखते हैं, हम इजराइल देखते हैं, ईरान देखते हैं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है असल में ये इजराइल वर्सेस ईरान का था या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का था? ये हो क्या गया असल में, लोगों को समझ ही नहीं आया। ये जो पूरा इसके जो मुख्य सूत्रधार है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। ये इनका बहुत ज़्यादा रुझान है कि युद्ध शुरू हो। स्क्रिप्ट राइटर यही स्क्रिप्ट राइटर है। जैसे इनको बोला गया कि 26 मैं जनवरी स्टार्टिंग में पूछ रहा था, देख रहा था, किसी ने पूछा कि 2026 का आपका गोल क्या है। उन्हें बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा गोल है कि इस बार 2026 में पूरी शांति रहे विश्व में। और 3 जनवरी को आपने देखा कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं। तो यहाँ का जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होना है ट्रम्प के साथ होना है। मैं ट्रम्प को लेकर प्रेडिक्शन भी कर चुका हूँ कि अभी आने वाले टाइम में जैसे ही उनका रेट्रोग्रेड शनि होगा जुलाई में, उनके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है,
मुझे लगता है कि ट्रम्प के लिए भी बहुत ख़राब समय है। वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट में घिरेंगे, उनकी जो इकोनॉमी है उसको डैमेज कर रहे हैं यूएस की, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में भी यूएस में कोई ना कोई प्रस्ताव लाना, महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं होंगी। हालांकि वो अपना ये जो दूसरा कार्यकाल है वो तो पूरा कर लेंगे, लेकिन एक ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि वो थर्ड टाइम भी बन जाए। एज पर रूल यूएस में 2 टाइम से कोई ज़्यादा बन नहीं पाता, तो यहाँ भी प्रेडिक्शन कर दूँ, वो चाहे कुछ भी कर ले, अगर कर भी ले अमेंडमेंट तो भी वो तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको महाभियोग, उनकी खुद की आयु या लॉन्जिविटी को लेके भी समस्याएं आएंगी, उनकी हेल्थ को लेके या जो भी कारण बने, उनकी लॉन्जिविटी इम्पैक्ट आपको होते हुए दिखेगी। ठीक है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में दुबई को लेके लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। दुबई अभी तक बहुत सेफ ठिकाना माना जाता था, लेकिन क्या ये रियल एस्टेट का बबल कभी भी फूट सकता है? कितना बड़ा खतरा दुबई को लेके आपके? देखिए, दुबई को लेकर अगर हम देखें तो सबसे सेफ मानते थे लोग, हाँ? टैक्स वाइज हो, प्रॉपर्टी वाइज हो। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर दुबई के लिए कहूँगा कि ये समय जो अभी कठिन है, 2026 का जो समय कठिन है, यहाँ पर रियल इस्टेट में उनको समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं दुबई के लिए देखूँ तो आई थिंक वो सेफ है, और वहाँ पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए रियल इस्टेट में फ़ायदेमंद रहने वाला है। 2026 में आपका दुबई हो और चाहे आसपास की जितनी कंट्रीज़ हो, जहाँ जहाँ पर यूएस बेस्ड हैं, वहाँ पर आपके आतंक या फिर आपकी जो घटनाएं जैसे आपने देखी ईरान ने की हैं, आपको दिखेंगी और डेफिनेटली दिखेंगी। फिलहाल दुबई से आपको बचना चाहिए कि अगले 1-1.5 साल तक। तो जो लोग खासकर भारतीय वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर लें, मेरे हिसाब से अभी रुकना चाहिए, 26 में उनको रुकना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो 2026 में रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। आई थिंक आज के रेट से उनको जो चीज़ें हैं और बेटर मिल जाएंगी 27 के बाद। तो आई थिंक अगर रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कई कॉन्फ्लिक्ट होने हैं, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर्टीज़ के रेट वहाँ पर भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अब जिस चीज़ को हम मान रहे थे कि वो पूरा सुरक्षित है, सिक्योर है, उसकी सुरक्षा आपने देखी है। बुर्ज खलीफा के बगल में मिसाइल गिर रही, इससे ज़्यादा दुर्घटना क्या हो सकती है? तो प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पर जो आप कह रहे हैं डाउनफॉल आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जब डाउनफॉल आएगा तो आप पेशेंस रखिए और एक लोअर लेवल पे आप उसको परचेज कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा जल्दी ही। कोविड में जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, कोविड में आपने जिन लोगों ने समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट किया, आज देखिए उनकी जो चीज़ें हैं कई टाइम्स बढ़ चुकी हैं। एग्री। आपने कोविड का नाम लिया, तो मैं ये भी कहूँगा कि हमने 2026 में पहले भी बोला था कि 2026 में खासकर मिड जुलाई सितंबर के बाद कोई बड़ी पैंडेमिक आपदा फिर से आती हुई दिखती है, जो मैन मेड डिजास्टर है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजन हो सकता है कि जब भी आपका ये जो 2026 पड़ रहा है, इसमें 4 तो ग्रहण है आपके, प्लस ये अधिक मास का कॉम्बिनेशन है। ये सारे कॉम्बिनेशंस प्लस जो चीज़ें चल रही हैं जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड, अगर हम चैत्र शुक्ली कुंडली देखें, और इसी तरीके से एक कुंडली और देखी जाती है जब हम पूरे विश्व परिदृश्य को देखते हैं, ये जगत लग्न की यानी पूरे वर्ल्ड की कुंडली होती है। जब अप्रैल में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो भी उस वर्ष में होने वाली प्रमुख घटनाओं को दिखा देता है। प्लस जितनी संक्रांति होती है, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मंडेन में, तो उनको अगर हम रीड करें तो काफ़ी इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मैन मेड डिजास्टर हैं, वायरस हैं, ये आपको होते हुए दिखेंगे। तो मैन मेड कोई पैंडेमिक जैसे आपने कोरोना टाइम में देखा था, वो आपको दिखेगी, जो फिर इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी परेशान करेगी, और जो कहीं ना कहीं आपके जो सिस्टम है पूरा, जिसको हम कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, तो फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आपको मिल सकती हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए फिर से हम वर्क फ्रॉम होम करते हुए मिलेंगे, लेकिन हम भारतीय महान है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से हम समोसे बनाएंगे घर पे बैठ के। लेकिन ये है कि लोगों को मैं अलर्ट जरूर करना चाहूँगा, अपनी सेविंग्स और अपनी जो कैश फ्लो है उसको मेंटेन रखें 2026 में, खासकर विशेष रूप से। ठीक है, तो कोविड का जिक्र आपने किया, आपने जिक्र किया कि सेविंग्स को थोड़ा सा बचा के रखें, लेकिन जुलाई के आसपास आप ये मान लें कि ऐसा कुछ हो सकता है। मिड जुलाई के बाद जब रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन मिड जुलाई के बाद ही लगभग मॉनसून आ जाता है, और मॉनसून कई स्टेट के लिए, भारत के लिए किसी आपदा से कम नहीं होता। इस बार भी क्या मॉनसून के जरिए आपदा की आहट आप देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, अब मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं ऐसे तो नहीं दे सकता, मैं पहले रीजन बताता हूँ किसी चीज़ का। तो देखिए, मानसून प्रिडिक्ट करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में हम टर्म यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्द्रा प्रवेश कुंडली। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं जून में, 21-22 जून के आसपास वो डेट होती है, ठीक है, तो उससे जो आर्द्रा प्रवेश कुंडली बनी है, तो वो आपका जो ये 2026 है, ये प्राकृतिक आपदाओं को बड़े पैमाने पर दिखा रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग, हालांकि आप बोलेंगे ये तो हर साल होता है, लेकिन मैं विशेषकर जो रेफरेंस दूंगा और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उस चार्ट को पढ़ें, आर्द्रा प्रवेश कुंडली। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा तो आप पढ़िएगा,
तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको प्राकृतिक आपदाएं, जनधन की हानि, और आपका जो यहाँ पर डिस्टर्बिंग पार्ट है वो साउथ वेस्ट जोन है इंडिया का। यहाँ पर साउथ वेस्ट जोन जितना भी इंडिया का आ रहा है, केरला साइड आप चले जाइए थोड़ा सा, इस तरफ भी आपको बड़े लैंडस्लाइड दिखेंगे। और मुझे लग रहा है कि हिमाचल अभी पीछे काफ़ी डिस्टर्ब रहा था, तो आपका जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी आपको समस्याएं तो आनी। प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से भी ये वर्ष आपको परेशान करने वाला। कुछ वर्ष जीवन में आ जाते हैं जो परेशान करते हैं। इस जो संवत्सर का नाम है, इसका नाम ही है रौद्र। ठीक है, हर संवत्सर के कोई ना कोई नाम होते हैं। तो जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है उसका नाम है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचना। जैसे मैं बैठा हूँ, तो अभी मैं शांत हूँ, फिर आप अगर मैं गुस्से में आ जाऊँ तो आप मेरा रौद्र रूप देखोगे, वो ज़्यादा खतरनाक होगा। हर व्यक्ति का एक रौद्र रूप होता है जब वो अपने गुस्से के एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तब उसे नहीं पता चलता कि वो गलत कर रहा है सही कर रहा है। तो यहाँ पर रौद्र संवत्सर का प्रभाव ये रहेगा कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में नेगेटिव डायरेक्शंस में जा सकती हैं। रौद्र में ये भी प्रभाव रहेगा कि बड़े जन आंदोलन, जनता का उग्र होना, हिंसक होना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके विरुद्ध किसान आंदोलन जैसी चीज़ों को फिर से रोड पर आना। आपने भी देखा कि यूजीसी जैसा बिल है जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था, तो हालांकि उसको भी डाउन कर दिया गया है, लेकिन अगर ये फिर से बढ़ता है तो ये फिर से बहुत बड़े आंदोलन में बदलेगा। और जनता का विद्रोह, प्राकृतिक आपदाओं का उग्र रूप, और नेताओं या जो बड़े विश्व नेता हैं इनकी भी एक उग्र मानसिकता आपको मिलेगी। ट्रम्प के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि ज्येष्ठा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, उग्र नक्षत्र, उनके उग्रता उनके नेचर में है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल बैठा है, तो उनका एक लीड करने की वही आदत, प्लस उनकी एक उग्रता आपको हमेशा देखने को मिलती है। किसी चीज़ में होता ना कि एकदम से सबसे पहले शुरू कर देना, ये तो शायद वहाँ पर चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि आप रुको, नहीं तो ये तो बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन डेस्टिनी जब अपने प्रोमिसेस पूरे करती है तब उसके रिफ्लेक्शंस आने शुरू होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का बदलना या टूटना लगभग तय है, लेकिन ऐसे ही पाकिस्तान का जब हम नाम लेते हैं तो हालांकि कई नामों का जिक्र आप कर चुके हैं, इमरान खान भी जहन में आते हैं। इमरान खान की वापसी या उनका पॉलिटिकल करियर पाकिस्तान के लिहाज से क्या कुछ होता है? आपकी स्माइल बहुत कुछ करी है। इस्माइली, आप जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके करीब 20-25 दिन पहले हमने अपने चैनल पे पूरी इमरान खान की कुंडली का एनालिसिस करके डाल दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एनालिसिस तो नहीं बताऊंगा, जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। मैं जरूर कहूँगा इमरान खान के लिए इस टाइम आप पॉलिटिकल कैरियर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जीवन मरण की। अच्छा। इस समय जो उनकी कुंडली में ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, एक पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, कोई पॉलिटिकल उनकी वापसी नहीं होनी, पहली चीज़। अच्छा। दूसरी, इनका जो समय चल रहा है ये मृत्यु तुल्य संकट चल रहे हैं इमरान खान पे। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ महीनों में या 26 एंड या 27 स्टार्टिंग तक आप इमरान खान को की आयु को लेके, लॉन्जिविटी को लेके, लाइफ स्पैन को लेके, हेल्थ को लेके कोई बुरी खबर सुनेंगे। पॉलिटिकल कैरियर फिनिश हो चुका है उनका, केवल इस समय जीवन मरण का संकट चल रहा है, और वो संकट किसी भी टाइम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आपको दिखेगा। तो पाकिस्तान से आपको ये जो न्यूज़ है इमरान खान से रिलेटेड आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना का जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं कि बन सकता है, हावी कौन रहेगा उसमें, चाइना या फिर पाकिस्तान? स्क्रिप्ट राइटर कौन रहेगा? इसे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त स्क्रिप्ट राइटर इस बार इसमें चाइना का रहना है। चाइना का यहाँ पर जो इंटरफेयर है वो पाकिस्तान पर जाएगा। जैसे नहीं बैक सपोर्ट चाहिए कि आप करो, हम खड़े हैं आपके साथ। तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना तय है भारत का। तो इस बार यहाँ पर जो रूट पूरा मूव करेगा तो वो चाइना के थ्रू पाकिस्तान अटैक करेगा। आपने पीछे भी देखा चाइना ने खुल के मदद की थी, आगे भी खुल के ही मदद करेगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना, एशिया रीजन बड़ा आप आने वाले टाइम में, अभी इधर आपका मिडिल ईस्ट चल रहा है, ये भी आपका एशिया रीजन शुरू हो जाएगा। आपका यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और आप एक दो और रख लीजिए कंट्रीज, कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगी, कुछ इंडिया के सपोर्ट में आएंगी। तो ये बड़ा यहाँ पर अब ये रीजन डिस्टर्ब होना शुरू होगा। इसके बाद उधर ट्रम्प अंकल तो काम कर ही रहे हैं, इसके बाद उन्होंने क्यूबा पे नंबर लगा देना है, उसके बाद आइसलैंड पे कर लेना है। तो उन्होंने तो अपनी जो होती है ना, जो लिस्ट बनाते हैं कि इस साल में क्या करना है 2026 में, तो उन्होंने 1 जनवरी को लगता है लिख लिया था, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, जो मिलता जाएगा सब पे हम कब्जा करते जाएंगे। तो ये हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आपको पूरे साल दिखेगा। चाइना यहाँ पर हो सकता है स्टार्टिंग फेज में हावी रहे, लेकिन यहाँ पर भारत को विश्व परिदृश्य में एक अच्छा सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, खासकर रूस से। और उस सपोर्ट की वजह से भारत, मुझे लगता है कि मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए भारत हमारा, मैं कहता हूँ ना कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करते हो, भारत के जब हम कुंडली बनाते हैं तो अष्टक वर्ग में 44 नंबर है, और किसी भी व्यक्ति के अष्टक वर्ग में अगर लग्न में 44 या मोर देन 40 नंबर है तो एक स्ट्रेंथ आ जाती है। इसलिए भारत की संप्रभुता आज भी बरकरार है।
पाकिस्तान इतने पार्टों में टूट चुका है, तो भारत कभी टूटने वाला नहीं है। यहाँ तो आने वाला टाइम मैं कहूँगा सनातन का समय है, जो हिंदुत्व का समय है। और मैं ये भी कहूँगा कि भारत जरूर एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यहाँ पर हिंदुत्व आप देख ही रहे बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन में आपको आते हुए दिखेगा। लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की बात बहुत पहले से कही जाती रही है। इसके पीछे आपका अपना चलिए व्यक्तिगत एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से क्या ये मुफीद है? बिल्कुल है। अब ग्रहों के हिसाब से अगर हम भारत की कुंडली देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। ठीक, अब वृषभ लग्न में आपके जो थर्ड हाउस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लानिट का इम्पैक्ट है, जो कि ठीक 9th हाउस पर करते हो। धर्म के मामलों में भारत में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, अलग अलग धर्मों का प्रभाव कम ज़्यादा होता रहता है। भारत का जो मूल धर्म था वो हिंदू धर्म था, फिर विदेशी संस्कृतियाँ आई, उन्होंने अपने धर्म को थोपने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजिकली जो समय चल रहा है मंगल का चल रहा है, तो मंगल के समय में दो चीज़ें तो होनी है। भारत भूमि का कारक है मंगल, तो भारत की भूमि पर सबसे पहली चीज़ जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध लोग रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जितने भी अवैध प्रवासी हैं, वो सब खदेड़ दिए जाएंगे। भारत में भूमि का हिस्सा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे कि जो भारत का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इसमें मिलेगा, प्लस आने वाले टाइम में जो इस तरीके से चल रहा है टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर हिंदुत्व की वापसी होगी। मोदी जी अपना जो एक मैक्सिमम काम था वो कर चुके हैं। होता है ना कि आप ऐसे क्रिकेट मैच में देखते हैं कि आपने एक ओपनिंग दे दी है, आप खेलो। अब मोदी जी को जो सक्सेसर आएंगे योगी जी, इस ओपनिंग का वो पूरा फायदा उठाएंगे। पूरे देश में हिंदुत्व का माहौल है। उनकी कुंडली भी एस्ट्रोलॉजिकली देखे सिंह लग्न की है, शुक्र की महादशा स्टार्ट है जो 2044 तक रहेगी। वो मुझे लग रहा है कि इसको पूरा हिंदुत्व में कन्वर्ट करेंगे। योगी जी आपका मथुरा और काशी का आपको शिलान्यास करते हुए दिखेंगे। भारत में जहाँ कांवड़ियों पर डंडे बरसाए जाते थे, इसी सरकार में हमने देखा कि वहाँ पर फूल बरसाए जाते हैं, ध्वज पताका फहराई जाती है। तो जो ध्वज पताका फहराई गई है भारत में अयोध्या में, वो संकेत नहीं है, वो एक कन्फर्मेशन देता है कि जो धर्म पताका जो मोदी जी ने फहराई है, इसका परचम पूरे विश्व में लहराएगा, और भारत की जो हिंदुत्व और ज्ञान की शक्ति है पूरे देश में पूरे विश्व में फैलेगी। आज भी लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन भारत ज्ञान की चिड़िया या ज्ञान का किंग या नॉलेज की एक जो बोलते हैं ना मदरलैंड, वो बनेगा। राहु का समय आएगा महादशा में मंगल के बाद। राहु भारत के अच्छे हैं, वृषभ लग्न में वृषभ राशि में बैठे हैं, एक्सॉल्टेड हैं। यहाँ पर राहु का जब प्रभाव आएगा तो ज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अल्टीमेट पोजीशन पे होगा। आज लोग कैलिफोर्निया काम करने जाते हैं, लोग आपको इंडिया में काम करते देखेंगे। आईटी का जो सबसे बड़ा हब, ज्ञान का जो सबसे बड़ा हब, ये सब भारत बनने जा रहा है। तो भारत में एक तरीके से मैं कहूँगा भारत को लेके, अपने देश को लेके भावनात्मक तो है ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा समय आने वाला है। हमारे आदरणीय गुरु श्री के.एन. राव जी ने बहुत पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि भारत में राम मंदिर का भी निर्माण होगा, भारत हिंदुत्व राष्ट्र में भी जाएगा, भारत में सनातन का परचम, पूरे विश्व में भारत का ज्ञान का और सनातन का परचम लहराएगा। लेकिन एशिया रीजन का कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा हिंदू राष्ट्र बनने की कवायद, आपको नहीं लगता चैलेंजेस के तौर पे भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ बहुत चुनौतियां होंगी? चुनौतियों भरा समय तो है, लेकिन ये चीज़ें 1 साल 2 साल में होने वाली चीज़ें नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी तो युद्ध का समय चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। जैसे कि नेचर सेग्रीगेट करती है अच्छी और बुरी चीज़ों में, तो इस टाइम सेग्रीगेशन का टाइम चल रहा है, एलिमिनेट करने का टाइम चल रहा है। तो ये जो एलिमिनेशन का टाइम है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आपका योगी जी का जब पुनर्भाव होगा ऐसे प्रधानमंत्री 27 से, तो यहाँ से भारत एक नए डायरेक्शन में चलता रहेगा। मंगल की दशा है, भारत पूरी तरीके से अपनी सैन्य शासन से या सैन्य ताकत से विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन समानांतर ये चीज़ें भी चलेंगी, और भारत इनको बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम होगा। तो आपकी बातों से मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी का जो विकल्प है वो योगी जी ही है। यहाँ मेरे हिसाब से योगी जी ही बन रहे हैं प्रधानमंत्री। और मैं, आपको पता है, मैं अपनी कभी कोई प्रेडिक्शन बैक नहीं लेता। तो ये जब मैंने बोल दिया है कि जुलाई 2027 में, बहुत लोगों ने सुन भी लिया होगा, करोड़ों लोगों ने, इतनी रील वायरल हुई है। 27 जुलाई 2027 के आसपास शायद राष्ट्रपति का नामांकन होना, तो मोदी जी यहाँ से अपना ग्रेसफुल रिटायरमेंट लेंगे। फिर से वही बोलूँगा, नीतीश जी की तरह कोई राजनीतिक कारण बने, शारीरिक कारण बने, स्वास्थ्य कारण बने, मोदी जी को हटना पड़ेगा। बीजेपी सरकार नहीं गिर रही, ना कोलैप्स हो रही है, ये अपना जो कार्यकाल है 29 तक पूरा कर रही है। यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। तो मोदी जी का यहाँ से ग्रेसफुल रिटायरमेंट, और भारत में फिर एक महान व्यक्ति का आगमन जो भारत की पूरी कायाकल्प कर देगा और सनातन को बहुत अच्छी और एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएगा।
ठीक है, जब बात इलेक्शंस की चल रही है तो फिर बंगाल इलेक्शन को लेकर भी मैं आपसे सॉलिड प्रेडिक्शन चाहता हूँ, सॉलिड। खासकर ममता बनर्जी को लेकर। अब जो कि मैं प्रेडिक्शन कभी अपनी वापस लेता नहीं हूँ, हाँ। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ममता बनर्जी बंगाल का इलेक्शन हार रही है। ममता बनर्जी इस बार बंगाल में अपना चुनाव नहीं जीत पाएंगी। बंगाल में केसरिया परचम लहराएगा, भगवा ध्वज लहराएगा, रामनवमी की भव्य यात्राएं निकलेंगी। तो बिल्कुल मैं इस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। इस प्रेडिक्शन का बेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, कोई भी अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा है तो उसका बेस होता है डेट ऑफ बर्थ। तो हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिए, ममता बनर्जी तो मुझे चार्ट दिखाने नहीं आई है, ईश्वर करे कभी आए, मैं चाहूँगा। तो हमने उनका जो डेटा लिया है, जो वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल साइट है चीफ मिनिस्टर की, वहाँ पर उनका जो डेटा दिया है 5 जनवरी 1955, 5 जनवरी 1955 कोलकाता का बर्थ है। उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा जो चार्ट बनाया, मेष लगन का, वर्गोत्तम लग्न है, शनि उनके एक्सॉल्टेड बैठे हैं सप्तम भाव में, उनकी महादशा चल रही थी अगस्त 2007 से, जो अब खत्म हो जाएगी इसी साल। तो एक दशा छिद्र की अवस्था में चल रही हैं। जैमिनी में भी धनु राशि की दशाएं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, इनको बेस बना के मैंने प्रेडिक्शन की। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है ममता बनर्जी की 5 जनवरी 1955, तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की तो नीड चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं पर मुझे उनकी एक ऑटोबायोग्राफी मिली। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो उन्होंने 2012 में खुद अपने हाथ से लिखी है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है। वो अपनी माँ और उनकी माँ का कन्वर्सेशन है कि मेरे 2 बर्थडे क्यों मनाए जाते हैं। उनकी माँ कहती है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ था दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, 5 अक्टूबर को। तो डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी कैसे हुई? तो अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी वाली ले लें डिटेल, जो कि आपकी 5 अक्टूबर 1954 है, तो मैं दोनों से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, दोनों से एस्ट्रोलॉजी सही है। अगर वो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो वो कह रही हैं, तो उस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वहाँ पर अभी शनि का जो टाइम ड्यूरेशन है, वहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी। वहाँ पर शनि योग कारक होकर लग्न लॉर्ड के साथ अच्छी कंडीशन में बैठे हैं 5th हाउस में, और वहाँ पर अभी शनि का प्रभाव चल रहा है। अगर उस कुंडली को एनालिसिस कर ले तो वहाँ पर फिर से मुझे ममता बनर्जी आती हुई दिख रही है। मैंने दोनों ही पक्ष आपको सामने रख दिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपने कहा सॉलिड प्रेडिक्शन दो, मैं सॉलिड प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ। पहली डेट ऑफ बर्थ से वो नहीं आ रही है। सेकंड डेट ऑफ बर्थ अगर हम कंसीडर कर लें, मुझे नहीं पता कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही है, अगर हम सेकंड करें जो कि 5 अक्टूबर 1954 है, तो वहाँ पर फिर ममता बनर्जी के लिए अभी शनि का समय चल रहा है, जो कि भी 33 तक रहने वाला है। तो हो सकता है कि वो इस इलेक्शन में वापस आ जाए और अपनी वापसी करें। लेकिन इन दोनों ही कुंडलियों के एनालिसिस के साथ पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मैच करें तो आपको कौन सी ज्यादा कुंडली परफेक्ट नजर आती है? देखिए, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं, हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे हम बर्थ टाइम करेक्शंस कर ले, कुछ कर ले, तो उसमें जैसे कि उनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब दिखनी चाहिए किसी चार्ट में, ठीक है। संतान का योग नहीं दिखना चाहिए। फादर की अर्ली डेथ होनी चाहिए। उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि उनके फादर जब 42 ईयर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाएं, और जो कि उनकी खुद की वर्डिंग है कि दुर्गा अष्टमी को मेरा जन्म होता है, तो वो जो टाइम है वो फिर 5 अक्टूबर है 1954, जो सेकंड कुंडली है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा उन पर प्रभावी होती है। वहाँ पर सप्तम भाव ज़्यादा पीड़ित है। तो हमारे पास और डेटा तो है नहीं, हम केवल यही 2 चीज़ें चेक कर सकते हैं। इनमें मैरिड लाइफ का कंफर्ट नहीं होना चाहिए, इसमें चाइल्ड का कंफर्ट तो नहीं उसके होना हिसाब चाहिए। से वो रिपीट हो रही है? उस चार्ट के अकॉर्डिंग वो रिपीट हो रही है। अच्छा। बंगाल में यहाँ पर मैं इसलिए ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लोगों का जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए एस्ट्रोलॉजी पे। और जब तक आपके पास सही डेटा ना हो, आपकी जो प्रेडिक्शंस वो डिफर हो सकती हैं। अब यहाँ पर वो खुद कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं अपनी बातचीत में कि मेरी तो 5 अक्टूबर है, तो हमने दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन बता दी है। मुझे अपनी जो गट फीलिंग है वो सेकंड चार्ट जब हमने डिटेल में देखा वो ज़्यादा ठीक लगता है। तो अगर वो चार्ट ठीक है उनका और ठीक बोल रही है, तो फिर वो रिपीट होती हुई मुझे बंगाल में दिख रही है। ठीक है, लेकिन अंकित जी 2025 में हमने देखा एस्ट्रोलॉजर्स को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, खूब क्रिटिसाइज हुए, और एक क्रेडिबिलिटी जो थी एस्ट्रोलॉजर्स को लेके वो डाउनफॉल की तरफ जाती हुई नजर आई। एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से 2026 क्या लगता है सही रहेगा? जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो रिमूव होगा? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, हम सनातन धर्म, ज्योतिष, ज्ञान सब पर बात कर लेते हैं 2026। तो सबसे पहले देखिए, जो धर्म के क्षेत्र में है यहाँ पर भी एलिमिनेशन चल रहा है। जब से शनि आए हैं आपके 29 मार्च को बृहस्पति की राशि मीन में न्याय करने, कि धर्म के क्षेत्र में जितने फर्जी लोग हैं, जितने आधे अधूरे लोग हैं, उन सब का पर्दाफाश होना। आप देखिए मार्च के बाद से 2025 के बाद से आपको स्कैंडल सामने आते हुए दिख रहे हैं। 2026 में भी अगर हम देखें तो वर्षेश आपके जो है बृहस्पति है, बृहस्पति शत्रु राशि में गए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में। यहाँ पर जो प्रभाव आने वाला है 2026 में, मुझे लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो महान ज्ञान है। यहाँ पर जो फर्जी लोग हैं
उनके खिलाफ मुझे लगता है फिर से ट्रोलिंग होगी, लोग बदनाम करेंगे या अपनी प्रेडिक्शन की वजह से वो मारे जाएंगे। आप राहु होता है ना, आप अचानक सफलता पा सकते हो 2-3 महीने में, लेकिन आपको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में अगर, तो वो क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि आप जो बोल रहे हो। देखिए, मैं जितनी बातें आपको बोली घनश्याम जी, मैंने हर चीज़ के पीछे रीजन दिया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिससे लोगों का ट्रस्ट हो कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, समझते हैं, बोलते। अब मैं ऐसे ही बोलने शुरू कर दूँ घनश्याम जी दिल्ली की तरफ जाने वाली सारी फ्लाइटें चली जाएंगी, कारण क्या है? इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा, कारण क्या है? भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मन में अगर आ रहा है तो ये बकवास तो नहीं कर सकता ना मैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है नेगेटिव होने के लिए मैं बोल दूं कि मोदी जी की जनवरी में डेथ हो जाएगी, योगी जी को एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये वायरल तो हो सकता है, लेकिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वायरल कर रहे हैं नेगेटिविटी के थ्रू। तो एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले तो मैं कहूँगा कुछ अच्छे लोगों को आना चाहिए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं उनका नाम तो किसी वजह से नहीं ले सकता, बट उनको आना चाहिए। और सच में जो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है मैं उनको मानता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी की वास्तविक परिचर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 2026 में किसी बड़े धर्म संत का, साधु सन्यासी का कोई बड़ा स्कैंडल बाहर आना, जेल जाते हुए देखेंगे आप। ठीक है, आप धर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं लोग, उनको बेनकाब होते हुए देखेंगे। क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी प्रोफेशन में हो। आपके अंदर अगर विश्वसनीयता नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते। प्लस एस्ट्रोलॉजी को समझने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये भाग्यवाद पर काम नहीं करती। यहाँ कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। जब आपकी सांसें डेफिनेट नहीं है कि अगले साल पल आप सांस लोगे कि नहीं लोगे, तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ये सेंसेक्स की तरह चलता है। आपने सेंसेक्स देखा है? उसकी कभी पिक्चर देखिए, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ऐसे ही जो आपके कर्मों का सेंसेक्स है या आपके जो प्रारब्ध का सेंसेक्स है, वो आपके कर्मों के प्रभाव से इम्पैक्ट कर रहा है। वो रेड हो रहा है। जब जैसे ही आप किसी की आत्मा को कष्ट देते हो, परेशानी देते हो, वो रेड हो रहा है। जब आप किसी इस इंसान को हंसा देते हो, उसके जीवन में तरक्की ला देते हो, तो वो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ से आपका डेफर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 चीज़ें हमेशा काम करती हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रार्थनाएं। प्रारब्ध आपको एक जीपीएस बताता है, पुरुषार्थ आपको उस पर चलने के लिए बोलता है, और प्रार्थनाएं उस रास्ते में आने वाली जो परेशानी है उनको कम करती है। तीनों का आपको सामंजस्य चाहिए। अगर सब कुछ राजयोग से ही हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये डेफिनेट है, ये होगा, ये डेफिनेट है, वो होगा, ये इस तारीख को होगा, तो मैं रेडी हूँ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आ जाए, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो उनकी फीस है मैं दूंगा। वो सारा एक डेट लिख के दे दें कि इस डेट को ये इनकी शादी होगी, इस डेट को इनके बच्चे होंगे, इस डेट को ये फॉरेन कंट्री जाएंगे, ये एजुकेशन है, इनके एडमिशन डेट है। नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपको एक राजयोग मिला है, लेकिन उसको एक्टिवेट कीजिए ना। आपको मैं सिम दे दूं, लेकिन आप जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं ना। तो वही चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको आप मज़े के लिए मत लीजिए। मैं ये भी कहता हूँ, आपके पास अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन में कोई समस्या परेशानी नहीं है, तो मज़े के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। ईश्वर की भजन आराधना कीजिए। और देखिए, जिसको अपनी पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं में ताकत है, उसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आपने ठान लिया है, आपकी फ्री विल इतनी मजबूत है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप कीजिए। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर केवल इतना कर सकता है कि आपको सही डायरेक्शन में बता सकते हैं। सपोज आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्रिकेटर नहीं, आप तो साइंटिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फिर आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। तो आपको क्या है कि उस एनर्जी को उस तरफ लगाना है। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें कहते हैं ना कि वो फरहान के लिए कि अब्बा नहीं मानेंगे, वो कहते हैं इंजीनियरिंग करो, लेकिन मेरा मन है वाइल्ड फोटोग्राफी में। तो एस्ट्रोलॉजर उस टाइम क्या करेगा? आपकी काउंसलिंग करके ये कहेगा आप क्यों इसको इंजीनियर बना रहे हो। ठीक है, न्यूयॉर्क चला जाएगा, IT सेक्टर में काम कर लेगा, लेकिन इसकी कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होगा। और जो नेम फेम इसको जिस डायरेक्शन में मिलना है, जैसे कि वाइल्ड फोटोग्राफी है, मुझे गाना बहुत अच्छा है, तो एक IT प्रोफेशन की जगह अगर मैं सोनू निगम बन जाऊं तो ज़्यादा सक्सेस है ना। तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करना, ये एस्ट्रोलॉजी का काम है। ठीक है, सोने चांदी को लेके अभी बहुत चर्चा हमने की, और आपने बताया भी कि भी हाथ में नहीं आने वाला है। कॉपर को लेके हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं? तांबा क्या कहता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सितंबर 2025 से मंगल की दशा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मंगल कॉपर या तांबे को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉपर का जो फ्यूचर है, मुझे लग रहा है कि अगली जो आपकी कमोडिटी है कॉपर, ये बहुत हाई जाने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को इस पर फंड लगाना है, पैसा लगाना है, आंख बंद करके लगाइए। आने वाले समय में कॉपर आपको, मैं इसी वर्ष की बात कर देता हूँ, आज आपका अगर 1 रुपये का दाम है, तो इसमें आप 25 से 30% का इजाफा इस ईयर के एंडिंग तक देखेंगे ही देखेंगे। तो कॉपर कमोडिटी आपकी बहुत सेफ। मैं 3 कमोडिटी में कहूँगा, दोनों आपका कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड,
यहाँ पर आप पैसा लगाइए, कंपेयर देन टू शेयर मार्केट इस टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा। अगर आपका 100 रुपये है तो मैं ये कहूँगा कि 30 रुपये आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़िए, 70 रुपये को आप इसी कमोडिटी में लगाइए, 30 रुपये वो भी जब मार्केट सबसे नीचे डिप डाउन जाए, 50-60 हज़ार पे आपको सेंसेक्स दिखे तब आप लगाएं। और कॉपर और इन पे आप लेना शुरू कीजिए, आप देखेंगे रेट आपको इनको बढ़ते हुए मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन हुआ था चांदी में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल आपकी बढ़ोतरी थी, अचानक एक महीने में कोई चीज़ डबल हो जाए तो आर्टिफिशियल है, वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती। तो फिर से वो अपने लेवल पे है 270-275 पे। ये आने वाले टाइम में 2026 के एंड में चांदी 3.5 से 4 लाख, 2026 के एंड में सोना आपको 2 से 2.25 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर सोना चांदी इतना महंगा हो गया कि हमारी रीच से ही बहुत आगे चला गया और लोगों ने लेना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, तो फिर क्या फायदा उसको जोड़ नहीं, के? देखिए अब आने वाले टाइम में डिजिटलीकरण की तरफ जा रहा हूँ। आप फिजिकल गोल्ड मत लीजिए, आपका 100 रुपये, आप 100 रुपये का गोल्ड लीजिए, ठीक है, आप 1000 रुपये का गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है, आप 1 ग्राम खरीदिए, जरूरी आप 10 ग्राम खरीदें, तो वो भी आपके लिए। आपने अगर आज 100 रुपये लगाए तो उसी रेशियो में आपका बढ़ेगा। तो आने वाला समय तो वैसे ही सब कुछ डिजिटलीकरण होने वाला है। डिजिटल करेंसी का फ्यूचर कैसा है? डिजिटल करेंसी का फ्यूचर आ चुका है, हम दहलीज पे खड़े हैं। मंगल में भारत की राहु की अंतर्दशा फरवरी से शुरू हो चुकी है। मंगल आद्रा नक्षत्र में है, मंगल वेल्थ के हाउस में है, राहु डिजिटल करेंसी को दिखाता है, और आद्रा भी आपका राहु का ही नक्षत्र है। तो ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, आपको कभी भी सुनने को मिल सकता है। खासकर मैं तो कहता हूँ सितंबर अक्टूबर के बाद आपको ये सुनने को मिल सकता है कि भारत में अब डिजिटल करेंसी चलेगी। हालांकि मोदी जी नोटबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ही पता है इसके नुकसान बहुत है। लेकिन एक होता है ना छदम नोटबंदी, जैसे उन्होंने 2000 के नोट की थी। नोटबंदी भी हो गई और नोटबंदी नहीं भी की। उन्होंने बस इतना बोल दिया कि भैया 31 अक्टूबर तक आप 2000 के नोट चला लो, और उसके बाद फिर ये नहीं चलेंगे। अब लोगों में हुआ क्या कि लोग समझ नहीं पाए हुआ क्या। हुआ ये कि अगले दिन से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर पे, मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लेने से मना कर दिया, नहीं ये तो बंद हो गए। मतलब एकदम से वो सर्कुलेशन में लोगों ने उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो ऐसी आपको कोई घोषणा फिर मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में ही कि आपके जो 500 के नोट हैं ये आप 31 अक्टूबर तक चलाइए, ये भी चलन में है, सब जगह लिए जाएंगे। और 31 अक्टूबर के बाद ये नोट आपका चलन में नहीं रहेगा, आरबीआई से जाके बदलवा लीजिए। फिर आपका जो डिजिटल करेंसी है वो आपको दी जाएगी। उसके 2-3 कारण है। प्रैक्टिकल कारण बता दूं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी भारत में दिखता है। जब युद्ध जैसी स्थितियां आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सरकार को दिक्कत परेशानी चलती है, तो ये जो ब्लैक मनी को वापस लाने का एक जो प्रोसीजर होता है कि वो इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके, तो फिर से रिकॉल होगा कि रिकॉल करनी पड़ेगी, मजबूरी भी। और मजबूरी क्यों बन रही है? क्योंकि दशाएं चल रही हैं, दशाएं एक ट्रेंड सेट करती हैं, तो रिकॉल किया जाएगा ब्लैक मनी को। तो ब्लैक मनी को रिकॉल करने का तरीका क्या है कि जो नोट है कैश में उसको हटा दो, चेंज में लाइन में आके लोग लग जाएंगे कि नोट बदलेंगे। तो भारत में डिजिटल करेंसी आ रही है, तैयार हो जाइए, आने वाला समय डिजिटल करेंसी का है और अभी और बढ़ेगा ही। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है भारत में अधिकतर चीजें, देखिए जब मोदी जी ने एक दिन अचानक बोला था 17 नवंबर को, तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया था कैसे करेंगे हम ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन मोदी जी की एक क्षमता थी, उन्होंने करके देखा। आज मैं धनिया लूं या जूते में पॉलिश कराऊं तो मुझे अगर 2 रुपए भी देने हैं तो उसके पास QR कोड है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, उसके पास QR कोड है, 1 रुपए 2। मुझे लगता है ये आसान हो गया है। पहले छुट्टे की बड़ी दिक्कत रहती थी, वो टॉफी पकड़ा देते थे आपको, आज टॉफी पकड़ाने की जरूरत नहीं है। तो डिजिटल करेंसी आ रही है, तो भैया जिनके पास हो पैसे वैसे थोड़ा सा ठीक से तो कर नोट लें। 500 का बंद होगा, मतलब नोट 500 का खत्म हो जाएगा आपका चलन में नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी इतनी सारी बातें हमने वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से और भारत के हिसाब से किए, लेकिन कुछ बातें आम लोगों की भी हो जाएं, क्योंकि अंकित अग्निहोत्री जिसके लिए जो कहते हैं वो हो जाता है, और इसका मैं प्रमाण हूँ। ये तो माँ सरस्वती की कृपा है। आपका अगर प्रामाणिकता आ रही है तो इसमें और आप जानते वजन हैं बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी जो वाकई घर खरीदना चाहता है वो क्या करे कि घर उसका हो जाए? देखिए सबसे पहली चीज़ है, मैं उपाय तो जरूर बता दूंगा, जेनरिक उपाय लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि मैं उसको क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज़ के लिए जो ट्रेंड सेट होता है वो सेट होता है। पहले तो आपकी कुंडली में घर खरीदने का प्रॉमिस हो, फिर वो दशा एक्टिवेट होनी चाहिए चौथे भाव की, वो ट्रांजिट होना चाहिए, ट्रांजिट मून जुपिटर का है किसी का भी वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। अब जेनरिक अगर जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, देखिए मैं जिनका भक्त हूँ, जिनका फॉलोअर हूँ, मैं तो उन्हीं का नाम लूँगा। आप नीम गरोली जाइए, कैची धाम जाइए, एक पर्ची लिखिए, मेरा एक आपको वीडियो दिखी जाएगा, उस पर्ची में अर्जी लगाइए कि मेरा घर बन जाए ईश्वर की दया से, और वो पर्ची नीम गरोली के दान पात्र में आप डाल के आइए। आप देखिए 6 महीने के अंदर आपका घर या आपके जीवन की जो
जो चीज़ आप मांगना चाहते हैं वो पूरी होगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जाके आप मेरे चैनल पर देख लेना। मैंने अपने लिए संतान मांगी थी, मैंने एक मांगी थी, बाबा जी ने मुझे 2-2 दे दी। तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ उनसे। तो मैं तो यही कहूँगा, जनरल रेमेडी यही, कैंची धाम जाइए। और हर शहर में है, अगर आपके शहर में आप अगर नहीं जा सकते वहाँ, तो आप वृंदावन जाइए। जो लोग दिल्ली में हैं वो आप मेहरौली के पास एक जगह वहाँ पर जाइए, कनेक्ट होइए। और घर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मंगल भूमि का कारक है, तो इसीलिए मैंने अब हनुमान जी के साथ जोड़ा है। अब एस्ट्रोलॉजिकली भी बता देता हूँ, मंगल भूमि का कारक है, भूमि आपको चाहिए, मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हनुमान जी के जो अंश है नीम करोली बाबा, आप कनेक्ट हो जाइए, घर आपका हो जाएगा। ना हो तो आप मुझे बताइए, आप जाइए जरूर। और 6 महीने के अंदर घर ना हो तो आप मुझे बताइए, कुछ नहीं करना है, जाइए, हाथ जोड़िए। वहाँ तो प्रसाद भी नहीं चढ़ता है, आप प्रसाद उल्टा आपको मिलेगा। तो आप अपना लिखिए कि बाबा अपने घर के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरा ये घर बन जाए। तो आप वो पर्ची डालिए, आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए, बाबा की कृपा जरूर आ जाएगी और आपका वो इवेंट होगा। सिल्वर प्ले बटन जब मेरे चैनल का आया तो मैं पहली बार मैंने उसे अनबॉक्सिंग बाबा के पास ही की। अरे वाह, और मानेंगे नहीं, वो 1 लाख से 3 लाख और 3.5 लाख सब्सक्राइबर आज हमारे हो गए, तो सिर्फ बाबा की वजह से हुए हैं, आप जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन कर्जा उतारना भी एक बहुत बड़ा टास्क है आजकल। कर्जा अगर चढ़ गया है सिर पे तो कैसे उतारा जाए? देखिए, कर्जे के लिए मैं बेसिक रूल बता दूं। छठा भाव जो कुंडली का होता है, रोग रिपूर्ण या डेड पोजीशन को दिखाता है। तो छठे भाव से जो संबंधित आपके लॉर्ड हो, यानी कि आपका जो भी नंबर हो, मैं 1 से आपके 12 नंबर तक बता देता हूँ। अगर आपका 6 हाउस में 1 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कर्ज उतारना चाहते हैं, आपके 6 हाउस में अगर 2 नंबर लिखा है, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए आप। आपके छठे भाव में अगर 3 नंबर लिखा है तो आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आपके में 4 नंबर लिखा है तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर छठे भाव में 5 नंबर लिखा है तो आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। 6 नंबर में फिर से बुध है तो आप फिर भगवान गणेश या विष्णु सहस्त्र नाम। 7 नंबर लिखा है तो माँ देवी की आराधना। 8 नंबर भगवान हनुमान या नीम करोली बाबा की उपासना। 9 नंबर में आपको फिर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। 10 या 11 नंबर लिखा है तो दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ शुरू कीजिए। 12 नंबर लिखा है फिर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप कीजिए चीज़ें। आप अपना कुंडली देखिएगा, D1 चार्ट, उसमें देखिए कि छठे नंबर में क्या नंबर लिखा है, 1 से 12 तक मैंने सबका बता दिया है। तो कुछ ना कुछ तो हो गई आपका। और आप करो, आप देखिए, आपको उससे राहत मिलेगी। लेकिन पिछली बार आपने जो मुझे बताया कि आपको बुलाना हो तो ये करना, वो थोड़ा सा लेट असर किया। इस बार मैं कौन से कुंडली का भाव अपना देख लूं और किसकी पूजा कर लूं कि आप जल्दी आ जाए? मैं जल्दी आ जाऊं? देखिए, आप बुलाते रहेंगे, मैं हमेशा आऊँगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम समय का इंतज़ार हमें करना चाहिए और चीज़ें जब इस लायक हों कि आपको मंच पर आकर बतानी चाहिए और लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। देखिए, सेम रिपीटिशन में फिर लोगों को आनंद नहीं आता। हमेशा जब आप आए, आप आमिर खान की तरह काम करें, एक मूवी बनाए 2 साल में, लेकिन देख के मजा आ जाए। अक्षय कुमार की तरह नहीं कि आपकी 70 मूवी आ रही है, 70 की 70 फ्लॉप। तो मैं आमिर खान का ट्रेंड फॉलो करता हूँ कि आपके लिए मैं जब अगली बार आऊँ तो इतना कुछ नया लेके आऊँ जो पीछे आपका नहीं है। ठीक है। और आपको सुन के आनंद आए। चलिए, ये आनंद मैं अपेक्षित है आपसे। ये आनंद की अनुभूति हम करते रहेंगे। पॉडकास्ट का समय लिमिटेड होता है तो यहीं समेट रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप आए, चर्चा में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि पिछली बार जो प्यार आपने भर भर के अंकित जी को दिया था उससे ज्यादा इस बार मिलेगा। और जो कुछ अंकित जी ने कहा उसको आप समझ सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। अगर कुछ पर्सनली आपको अंकित जी से पूछना है तो कमेंट में सबसे पहले मैंने उनका नंबर पिन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पे भी आप नंबर देख पा रहे होंगे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।